तो वेलकम टू द चैनल एड्यू ग्रीट फाउंडेशन प्यारे बच्चों। और मैं हूं आपका प्यारा यस सर। और जैसे ही पेपर 2 खत्म हुआ, सर लेके आ गए पेपर 3 का सेक्शन डी। तो भैया पास होना है तो इसको जरूर करना पड़ेगा। हमेशा की तरह जो पीडीएफ आपको चाहिए वो पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ एक टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाऊंगा जिसके अंदर सारी अपडेट जो है वो आपको आती जाएंगी, क्या वीडियो आने वाला है, क्या चीजें होने वाली है, जिसके कारण आप उन वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाओ जिनको सच में उसकी जरूरत है। हम ऐसी एक कम्युनिटी बनाएंगे जहां पे हर बच्चे की हेल्प हो सकेगी और जहां तक है दम वहां तक है हमारा काम अड़िखम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। बिना किसी नौटंकी के शुरू करेंगे पेपर नंबर 3। और पेपर नंबर 3 को करवाने जा रहे हैं आपके प्यारे यस सर। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी नौटंकी के। क्या बोला है सर? ये क्वेश्चन आ सकता है, मस्त प्यारा सा क्वेश्चन है कि भैया नेम बताइए उस केमिकल कंपाउंड का जो आपके घर पे यूज होता है, आपकी मम्मी उसे यूज करती है फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास। हाँ, भूख लग गई ना तुझे? सुन ले बेटा, भूख लग गई। पकौड़ास, क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के लिए यूज किया जाता है या केक बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो पहला 1 मार्क तो आपको यहां से आ जाएगा। ओके, स्टेट इट्स केमिकल फॉर्मूला। फिर बोल रहे भैया उसकी केमिकल फॉर्मूला बताओ। हाँ, क्रिस्पी ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए या फिर क्रिस्पी पकोड़ा भजिया बनाने के लिए आपकी मम्मी किचन में यूज करती है बेकिंग सोडा, जिससे वो फूलता है। अच्छा सर, फिर बोला है कि उसका केमिकल फॉर्मूला बताओ। सर केमिकल फॉर्मूला होगा NaHCO3। बोलो क्या होगा? NaHCO3। इसके अलावा बोला है कि केमिकल इक्वेशन बताओ, प्रोडक्शन बताओ कैसे वो बना और साथ में उसकी यूजेस बताओ। भैया प्रोडक्शन उसका कैसे हुआ? तो सर ये तो आपने हमें बहुत अच्छे से बताया था, है ना। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है कि भैया कॉमनली यूज होता है बेकिंग सोडा केक के क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए। वो क्वेश्चन में से कॉपी मारा है। केमिकल नेम जो है उसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखो NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम यहाँ से पड़ा है। अब सर प्रिपरेशन कैसे होगी उसकी, बनाएंगे कैसे उसको, केमिकल रिएक्शन क्या है? सर शॉर्ट ट्रिक डाली हुई है आपने, यूट्यूब के शॉर्ट्स में पढ़ी है शॉर्ट ट्रिक, जाके फिर से देख लो। भैया ब्राइन एक सुकन्या है। कौन है भैया? ब्राइन। ब्राइन एक सुकन्या है जिसे नहाना बड़ा पसंद है ना। अब नहाना तो सभी को बड़ा पसंद होता है ना। और ये ब्राइन वाटर या ब्राइन सॉल्यूशन कौन होता है? NaCl प्लस H2O, है ना। तो आपको मेरे साथ एक गाना गाना है। ब्राइन को नहाना था। बोलिए किसको नहाना था? ब्राइन को। ब्राइन को CO2 टू टू ब्राइन को नहाना था। टा टा को, है ना। फिर उसके बाद नहाना था। नहा 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 यानी अमोनिया। अमोनिया यानी सर ब्राइन वाटर की, है ना। ब्राइन वाटर जो है हमारा, उसके अंदर अगर हम CO2 गैस पास कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया तो क्या हो जाएगा? सुनना जरा, सुनना जरा। ब्राइन को नहाना था, ये हमारा जो ब्राइन वाटर है इसको क्या करना था? नहाना था, है ना। ब्राइन को नहाना था, लेकिन नहाते नहाते चोर आ गया, है ना। नहाते नहाते कौन आ गया? चोर चोर चोर। नहाते नहाते कौन आ गया? चोर चोर चार चोर। ये चोर कब आया? कल आया। कल आया, बोला मेरे को भी नहाना है कुछ तो हुआ भैया। फिर उसके बाद है, वीडियो देखते हो तुम, कुछ तो हुआ जिसकी वजह से इसको चोर को कितनी बार नहाने मिला? 3 बार। तो इसी बात को लिख देंगे यहाँ पे। कैसे लिख देंगे? नहाने को मिला, नहाने नहाने को मिला 3 बार। कितनी बार? 3 बार। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा के बेकिंग सोडा कैसे बना। हमारे पिक्चर का मेन हीरो है NaHCO3। और इसके बाद सर बात करेंगे कि सर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको नीचे गैस, ठीक है, फिर यहाँ पे एक्वस, ये सब लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप ऐसा सब नहीं लगाते हैं, बराबर, तो आपके मार्क्स कट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। प्लीज इन्हें मेंशन कीजिए स्टेट को। ओके, फिर बात करते हैं सर कि अगर हम इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो ये सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, बराबर। बेकिंग सोडा कैन बी ऑब्टेन। बेकिंग सोडा कैसे ऑब्टेन हो सकता है सर? यहाँ भी ये समझाया हुआ है ना कि सर अगर यहाँ पे NaHCO3 जो बन गया है, अगर उसको हम क्या करें, बराबर, अगर हम उसको क्या करें सर? हीट करें। क्या करें? उतना ज्यादा हीट करें। तो सर हीट करने पे होगा क्या? हीट करने पे होगा क्या सर? देखो NaHCO3 जो है इसको मुझे हीट करना था, तो हीट करने पे क्या होगा सर? देखो इसको मुझे जलाना है। सर ऑब्वियस ही बात है, जब CO2 गैस डाली थी, आप पहले ही बता चुके हो, CO2 गैस डाली थी तो कंपाउंड बनता है कार्बोनेट का, CO3 बोलते हैं कार्बोनेट, है ना। तो अब आप याद करो बेटा, आप कार्बोनेट के कंपाउंड को तोड़ रहे हो तो कौन सी गैस निकलेगी सर? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। पर मैं तो भूल जाता हूं भाई, कैसे याद रखेगा? मेरे साथ याद रख ले कि जब भी बेकिंग सोडा को जलाएगा तो नमक खा के पानी पी के, है ना, नमक खा के पानी पी के गैस छोड़ देना, है ना। नमक खा के पानी पी के गैस छोड़ देना। तो नमक खा के पानी पी के गैस छूटेगी, CO2 गैस रिलीज होगी। सर इसके बाद होगा क्या?
सर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, बनेगा N2 को 3 बार, क्या बनेगा, N2 को 3 बार, है ना। तो सर N2 को 3 बार पानी पी के गैस छोड़ा, N2 को 3 बार पानी पी के गैस छोड़ा, ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब सर मेन आता है यूजेस, है ना, हमने ये देख लिया इसका नाम क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्शन कैसे हुआ। अब बात करते हैं सर यहाँ पे कि यूजेस क्या है ना। यूजेस की बात करें तो सर इसका यूज आता है बेकिंग पाउडर बनाने में। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे बेकिंग सोडा के साथ टेरेटरिक एसिड मिला देंगे, है ना, टेरेटरिक एसिड इमली में होता है ना, इमली में टेरेटरिक एसिड, है ना, तो क्या होगा कि सर इसको मिलाने से बेकिंग पाउडर बन जाएगा। इसके अलावा सर व्हेन इट इज हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, बराबर, जिसका इक्वेशन मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब इसके अंदर एक और चीज अगर आप देखोगे, ऊपर एक और रिएक्शन लिखी हुई है, बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा कैन बी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो इसी का सीक्वल है, यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। पर अब बात करते हैं सर ये वाली रिएक्शन। तो देखो ये वाली जो रिएक्शन थी यहाँ पे थोड़ी जो यहाँ पे बोला है कि भाई हीटेड करने के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, वो मैंने यहाँ पे दे दी ऑलरेडी आपको। तो होता क्या है सर, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है कि सर मम्मी ने क्या किया, क्रिस्पी ब्रेड पकौड़ा बनाया, तो मम्मी ने क्या किया, बेकिंग सोडा डाला होगा, वो हीट हुआ, हीट होने पे क्या हुआ, CO2 गैस निकली, जिसने मेरे भजिए को क्या कर दिया, फुला दिया, पकौड़ा को फुला दिया। ठीक उसी तरह अगर आप केक बनाते हो वो फूल जाता है ना, उसका जो फ्लफी नेचर है, स्पॉन्जी नेचर है, वो सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि CO2 गैस है। सर मम्मी ने तो क्या किया, इडली का जो खीरू होता है ना, वो भी फूल जाता है, तो वो भी CO2 गैस की वजह से फूल जाता है। बेकिंग सोडा मम्मी डाल देगी, अगर उनको इडली सॉफ्ट करनी होगी ना, तो बनाते वक्त थोड़ा बेकिंग सोडा डाल देगी, तो उससे इडली और सॉफ्ट होगी। ढोकले का जो खीरू होगा, जो ढोकला जिससे बनाते हैं ना, वो भी एकदम ऐसे सॉफ्ट बनेगा जस्ट बिकॉज ऑफ बेकिंग सोडा। तो बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट है हमारे घर में। इसके अलावा सर इसका काम ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, पकोड़ा बनाने में आता है। इसके अलावा सर यूज एज एन एंटासिड, भैया घर पे रात को क्या हुआ, एसिडिटी हो गई, एंटासिड की तरह इसका यूज कर लिया, एक चम्मच मिला के बेकिंग सोडा पी गए, सारी एसिडिटी से राहत। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और हमारे बच्चों को पता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। इसके अलावा सर इसका यूज होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। जो आप फायर एक्सटिंग्विशर देखते हो, है ना, वो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर ऊपर छोटे से उसमें है ना H2SO4 भरा होता है। तो जैसे ही H2SO4 नीचे गिरता है, जैसे आप वो पिन हटाते हो ना, तो H2SO4 जो होता है वो नीचे गिरता है, एसिड नीचे गिरता है, और एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, हमारे बेस के साथ। ओके, बेस के साथ यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आपको पता है कि एसिड के साथ जब भी रिएक्शन होती है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो भी क्या होता है, सॉल्ट H2CO2, है ना, तो CO2 गैस रिलीज होता है, और यही CO2 गैस बेटा आग को बुझाने के काम आता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन को छीन लेता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ हो जाता है और आग बुझ जाती है। डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेबोरेटरी में भी इसका बहुत बड़ा यूजेस है। तो इनमें से कोई भी 2-4 यूजेस आप लिख सकते हो अच्छे से, जो भी आपको इजीली लर्न करने के लिए प्रेफरेबल है। लेकिन अब हम बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्युल्स विद dilute sulfuric acid, also write the equation of reaction with zinc with sodium hydroxide। सर ये तो भैया मस्त काम हो गया। सर जिंक की रिएक्शन बोल रहा है, जिंक क्या होता है, सर देखो जिंक होता है Zn, जिंक क्या होता है Zn। सर जिंक ग्रैन्युल्स की रिएक्शन करा रहे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, है ना, H2SO4, ऐसे एक्वस लिखना मत भूलना, ग्रैन्युल्स यानी जिंक के दाने हो गए। अब आपको एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, वो शॉर्ट ट्रिक से वित्तीय थी, अगर आपको क्लास 9 आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, Zn होता है +2, हाइड्रोजन होता है +1, SO4 होता है -2। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, पॉजिटिव की चाहत किसको लेके होगी, नेगेटिव को लेके होगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ तो हो जाएगा, और हो जाने से क्या होगा सर, Zn +2 -2। तो देखो +2 -2 क्रिस क्रॉस मेथड क्लास 9, है ना, वो कट हो जाएगा, और कट होने की वजह से यहाँ पे बेटा बन जाएगा ZnSO4, है ना, ZnSO4 बन जाएगा। साथ साथ में क्या रिलीज होगी सर, H2 गैस, क्या रिलीज होगी, H2 गैस। H2 गैस रिलीज हुई, इस बात की निशानी है कि जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है बेटा मेटल के साथ, तो डाई हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और इसी को समझने के लिए हमारा जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, आप इस तरह से देख सकते हो, है ना, कि H2 गैस बनी, तो H2 गैस जो बन रही है, बराबर, जैसे हमने जिंक के टुकड़े डाले, तो सर जो H2 गैस बन रही है वो H2 गैस जा रही है डिलीवरी ट्यूब में, जा रही है, और डिलीवरी ट्यूब में जैसे ही वो बबल्स बन रहे हैं उसके, ये सोप सॉल्यूशन यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, ताकि वो बबल्स उसमें ट्रैप हो पाए। जैसे ही वो बबल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक बंदा क्या कर रहा है, कैंडल पकड़ के खड़ा है ना, भूत नहीं है भाई, है हाथ बना दिया। तो जैसे वो कैंडल से बबल टच हो रहे हैं ना, पड़ 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 पॉप अप साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, पॉप अप साउंड, है ना। तो पॉप साउंड इस बात की निशानी है कि यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रही है वो गैस कौन सी, हाइड्रोजन गैस। पर अगर आपको इसको एग्जाम में लिखना है, तो मैंने पहले ही बोला, जीवन में और एग्जाम में दोनों में एम होना बहुत जरूरी है। एम के बाद बेटा अपार्टस होना बहुत जरूरी है, और अपार्टस के बाद अगर आप देखोगे मटेरियल्स होना बहुत जरूरी। कैसे रिएक्शन कर रहे हो आप,
तो एम क्या है सर कि हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है उसकी रिएक्शन करानी जिंक ग्रेन्यूल्स और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, है ना, जिंक के दानों की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है सर। डिलीवरी ट्यूब चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए, वेसल फिल्ड विद सोप सॉल्यूशन चाहिए, कैंडल चाहिए, कॉर्क यानी बुच चाहिए, बुच लगा दिया ताकि वो ना निकले, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को अच्छे अगर स्कूल होती है ना तो टीचर के प्रेजेंस में कराया भी जाता है। ओके, तो सर यहाँ पे हमारा मेन कंसिडर क्या है कि सर यहाँ पे इस तरह से रिएक्शन करवाई तो पॉप साउंड आया तो पता चल गया कि भैया हाइड्रोजन गैस है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट कि वो हाइड्रोजन गैस पता कैसे चलता है, तो पॉप साउंड से पता चलता है, याद रखना इस बात को। फिर क्या करेंगे सर, देखिए पूरा इस तरह से हमने लिख दिया आपके लिए प्रोसीजर, मेन पॉइंट्स को शो करना जरूरी है कि सर अपार्टस लिया था, जिंक ग्रैन्युल का सरफेस देखा था, बराबर, जैसे ही डाला तो उसके ऊपर बबल्स आने लग गए, जैसे ही बबल्स हमारे सोप सॉल्यूशन में, हम कैंडल लेके गए, बबल्स के पास लेके गए तो क्या हुआ सर, वहां पे पॉप साउंड आने लगा, है ना। मेटल ने क्या किया सर, हाइड्रोजन गैस के अंदर, सुनना ध्यान से, मेटल ने बराबर डिस्प्लेस कर दिया एसिड में से क्या, H2, और तभी क्या निकली सर, डाइहाइड्रोजन गैस निकली। और तभी हमको पता चल गया सर कि यहाँ पे जो बनेगा बराबर वो होगा हमारा सॉल्ट, जो ZnSO4 बना वो हमारा सॉल्ट बना, और साथ में रिलीज हुई H2 गैस। तो ये हमको बहुत ऑलरेडी बहुत पहले से पता ही है कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस H2 गैस निकलती है। और इसी का बेस्ट एग्जांपल हमने अभी अभी देख लिया, Zn प्लस H2SO4, है ना, क्या बना सर, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। नीचे स्टेट लिखना मत भूलना, टाइम नहीं है मेरे पास इसके लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद एक और चीज पूछी थी क्वेश्चन में, बोली थी कि इसी की रिएक्शन बेटा बेस के साथ करो, किसके साथ करो, बेस के साथ। अगर आपने थोड़ा सा भी बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा था तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड हो या बेस, जब भी बेटा वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कंडीशन सेम रहती है, वो बना देते हैं सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। क्या बना देते हैं बेटा, सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस। तो देखो ये गेम कैसे होती है इसको जरा समझते हैं अच्छे से। सर बेस, बेस किसको ले लिया, NaOH, किसको ले लिया, NaOH, बराबर। मेटल किसको लिया सर, Zn, किसको लिया, Zn, है ना। यहाँ पे सोल्यूशन ले लिया AQ, एक्वा सोल्यूशन ले लिया, है ना। एक्वा सोल्यूशन यानी वो रिएक्ट कर पाए, है ना, पानी वाला सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन होता है, ठीक है। एक्वा सोल्यूशन में लिया तो सर होगा क्या, ऑब्वियस ही बात है सर, मुझे H2 गैस चाहिए। H2 गैस कैसे मिलेगी सर, ये H देखो ये चला जाएगा सर, ये H चला जाएगा, H चला जाएगा तो सर यहाँ पे H2 गैस बन जाएगी, H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे बचा कौन, Zn बचा, Na बचा और O बचा, है ना, मतलब इन तीनों से ही कुछ बनने वाला है। तो जो भी बनने वाला है उसको याद रखना कि जब भी बेस की मेटल के साथ रिएक्शन होती है, जब भी बेस की मेटल के साथ रिएक्शन होती है, कोई नाटू झाटू बनता है। कौन बनता है, नाटू झाटू, है ना। इसको याद कैसे रखेंगे, Na2ZnO2, Na2ZnO2, नट्टू झट्टू नट्टू झट्टू नट्टू झट्टू, है झाटू मत बोलना, गलत हो जाएगा। चलो आगे बात करेंगे सर अगले क्वेश्चन पे, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल। हाँ भैया स्ट्रक्चर बनाना है भैया बेंजीन का, हाँ बेंजीन का स्ट्रक्चर। सर पहले याद रख लेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 मार्क में आ सकता है, C6H6 होता है, C6H6, है ना। तो सर बेंजीन के लिए बना दो, सर बेंजीन के लिए बना दो, लो भैया बेंजीन, लो भैया बेंजीन, बेंजीन को बना दो, बेंजीन को बना दो। यहाँ पे ये रहा हमारा प्यारा सा बेंजीन, लिख देंगे पहले तो भैया उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6 उसको लिख देंगे। सर अब कैसे बनाएंगे, देखिए कार्बन को ऐसे लेना है, ये कार्बन, ये कार्बन, इस तरह से मस्त ऐसे साइक्लिक चेन आपको बनानी है हेक्सेन की, है ना। अब देखो एक छोड़ के एक बोलो डबल बॉन्ड, एक छोड़ के एक बोलो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहाँ दे दिया, फिर एक छोड़ के डबल बॉन्ड यहाँ दे दिया, एक छोड़ के डबल बॉन्ड यहाँ दे दिया। ये डबल बॉन्ड कभी भी स्टेबल होते नहीं है बेंजीन के अंदर। इसके लिए जब भी आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओगे आगे, वो कैसा दिखता है वो आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। एक्चुअल में अगर किसी 11-12 साइंस वाले बच्चे को पूछोगे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर वो इस तरह से सर्कल बनाते हैं। सर्कल क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो डबल बॉन्ड है ना, जो पाई बॉन्ड बनाता है ना इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे वो स्टेबल रहता नहीं है, वो फिर करता है, घूम घूम करता है। इसके लिए उसका स्ट्रक्चर ये बनाते हैं हम, पर आपको एग्जाम में ये बनाना है। देखो अब आप कार्बन को चेक करो, हर एक कार्बन की 3-3 वैलेंसी तो फिनिश हो चुकी है, ठीक है। अगर आप ये वाले कार्बन को देखो तो यहाँ पे हुआ क्या, इसकी 3 खत्म हो गई, इसके पास एक ही बची, इसके पास भी एक ही बची, इसके पास भी एक बची, इसके पास भी एक बची, देखो 2 इधर खर्चा हो गई, एक इधर हो गई। इस वाले के पास भी देखो 3 खर्चा हो गई, एक ही बची, इस वाले के पास भी एक ही बची है। अब जो जगह बची है वहां पे कौन आएगा, वहां पे कौन आएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हरि का नाम बोलो, हरि का नाम बोलो, हरे कृष्णा हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर बेंजीन, ठीक है। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, मतलब तो इसको नहीं बनाना, आपको 10th क्लास में यही बनाना है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। भैया सेकंड क्या बोला है, सेकंड क्या बोला है, सेकंड क्या बोला है सर, बोला है क्लोरोप्रोपेन बनाओ, क्लोरोप्रोपेन बनाओ। बच्चों को सिखाएंगे बनाना कैसे, भैया बहुत ईजी है। पहले पकड़ो एन को, पकड़ो एन, एन माने सिंगल लिटी, एन माने सिंगल लिटी। आल्केन का आदमी भैया प्रॉप, क्या वर्ड दे दिया जी, प्रॉप। और जी प्रॉप आ जाता है, और जी प्रॉप आ जाता है तो 3 कार्बन लेना पड़ता है जी, है ना। और जी एन आ गया तो सिंगल लिटी होती है जी। और जी सबने सब कार्बन ना विच कितनी लिटी होंदी सी, 4, है ना। जितने भी कार्बन होंदे ऐसे बराबर, इस कार्बन के विच जी एक एक लिटी होंदी है। नीचे कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है ना, कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। और उस हिसाब से हमने
हर एक कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे सेट कर दी। पर देखो जी वर्ड आ गया जी क्लोरो। अब क्लोरो के आगे कुछ लिखा नहीं है कि 2 क्लोरो, मतलब सेकंड वाले पे तो लगाना ही नहीं है ना, कुछ नहीं लिखा होता मतलब फर्स्ट पे लगता है। अगर आप काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 फर्स्ट ये हो जाएगा। अगर आप राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करोगे तो फर्स्ट ये हो जाएगा। या तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, दोनों राइट है, कोई रॉन्ग करने वाला नहीं है। मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है, मैं यहाँ लगा रहा हूँ। बाकी सब जगह हरि का नाम बोलो, हरि का नाम बोलो, हाइड्रोजन 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 क्लोरोप्रोपेन, 2 नंबर तेरे जेब में है ना, इजीली मिल जाएंगे भैया। इसके बाद वाली रिएक्शन भी बड़ी प्यारी है जी, बड़ी मस्त है जी। क्या पूछा है जी? एडिशन रिएक्शन, जिसको हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, उसके बारे में बताइए, एग्जाम्पल दीजिए। अभी से बता देता हूं, एडिशन रिएक्शन में तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। भैया तुम नहीं आए, कौन आया? हाइड्रोजन आएगा। कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन आता है और अनसेचुरेटेड, कैसे बेटा? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड बना देता है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है बराबर, उसको सेचुरेटेड बना देता है। मान लीजिए कोई तुम्हारी जिंदगी में आया है, लड़कियों से बात करें भैया हम, अगर कोई लड़कियों में तुम्हारी जिंदगी में कोई H2 आया है ना, कोई H2 आया है तू कोई आया, ठीक है, अगर कोई आपकी जिंदगी में H2 आता है बराबर, तो आप पहले अनसेचुरेटेड होते हैं, जगह नहीं होती है ना। देखो जनरली क्या होता है कि कॉलेज की लड़कियों में हमने देखा हुआ है ना, वो पहले अनसेचुरेटेड होती है, कोई उनके साथ होता नहीं है। पर तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, एडिशन रिएक्शन हो गई, कोई ऐड हो गया। ऐड कौन हो गया सर? हाइड्रोजनेशन में तो सर H2 ऐड होता है, और जैसे ही ऐड हो गया तो जो जगह खाली थी, अनसेचुरेटेड थी, अब वो सेचुरेटेड हो चुकी है ना। समझने वाले समझ चुके होंगे है ना, अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड बनाने आ रहा है। कौन आ रहा है? H2 भैया, एडिशन रिएक्शन एग्जांपल है ना, समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से, है ना। अब इसको समझते हैं सर, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन क्या है सर? वही रिएक्शन है जहाँ पे अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप कैसा बनाओगे? सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। सर एग्जांपल से समझा दो। देख भाई यहाँ पे इथीन के पास जो है वो डबल बॉन्ड है, इथीन के पास जो है वो डबल बॉन्ड है, तो बाकी 2 वैलेंसी बचती है यहाँ पे कार्बन की, ठीक है। तो होगा क्या सर यहाँ पे? होगा क्या, बाकी सब जगह कौन आएंगे? हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब होता क्या है कि आपको जब ये रिएक्शन करनी है तो एक कंडीशन है भैया। देखिए बिना शर्त के तो भैया शादी नहीं होती, आप तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कंडीशन तो होगी होगी। तो सर यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन भैया बहुत ही सिंपल है कि भैया ये रिएक्शन होती है निकल या तो पैलेडियम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। अभी से बोल देता हूं, लिख लो, 1 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन आएगा कि भैया एडिशन रिएक्शन में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है, निकल या पैलेडियम, दोनों में से जो भी आपको लगे ना वो लिख के आ जाना। मोस्ट प्रोबेबली आंसर निकल ही होता है, ठीक है। तो निकल के अंदर क्या होगा सर? यहाँ पे जो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ये बता रहा है कि अभी इनके पास और जगह है। तो जब कोई जिंदगी में आता है, और जिंदगी में कौन आता है? H2 बेटा। तो ये जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, और बॉन्ड अगर ये टूट जाएगा दोनों के बीच में, तो जो देखो जो डबल बॉन्ड था वो टूटेगा। जैसे ही ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो पहले से इनके पास क्या था? एक एक ऐसे थे ही, ये तो इनके पास पहले पहले इनका स्ट्रक्चर कैसा था? ऐसा था, ये स्ट्रक्चर है इसका। पर जैसे ही डबल बॉन्ड टूटा ना बेटा, तो क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, है ना। जैसे सोचो आपने आपके दोस्त के साथ हाथ मिलाया, अगर आप हाथ मिला रहे हो तो आप 2 दोस्त हो बराबर, आपका हाथ है और ये आपके दोस्त का हाथ है, दोनों को आपने ऐसे मिलाया। पर जैसे ही आप दोनों की दोस्ती टूटी तो हुआ क्या? दोनों हाथ खाली हुए। ठीक उसी तरह दोनों कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन खाली हो जाते हैं, और इसके बाद यहाँ पे ये और किसी से बॉन्ड बनाने लगते हैं। तो सेम यहाँ पे सर डबल बॉन्ड टूटा तो एक लिटी दोनों की जो है वो और बढ़ गई, और यहाँ पे कौन आ जाएगा जी? कौन आ जाएगा जी? हाइड्रोजन आ जाएगा जी, हाइड्रोजन आ जाएगा जी, हाइड्रोजन आ जाएगा जी, हाइड्रोजन आ जाएगा जी, हाइड्रोजन आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये था इथीन, क्या था ये? डबल बॉन्ड के साथ 2 कार्बन होता है तो इथ, डबल बॉन्ड है तो इन, जी बन क्या गया जी? बन क्या गया? इथेन बन गया जी, इथेन। बिल्कुल सिंपल है जी, निकल पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है जी, बिल्कुल आसान है, एकदम 2 नंबर आपको चुम्मा देके जाएगी यहाँ पे। अब बात करते हैं सर, ड्रॉ एंड क्लीन नीट डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। भैया इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाओ, आएगा ही आएगा। बना लो, इसको बना लो, ह्यूमन हार्ट को बना लो, एक्सक्रीटरी सिस्टम को बना लो, है ना। मैं रेस्पिरेशन वाला बोल ही नहीं रहा हूं, सुन लो अभी से। मैंने बोला ह्यूमन हार्ट बना लो, डाइजेस्टिव सिस्टम बना लो, डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम बना लो, नेफ्रॉन का बना लो, बराबर। तो होगा क्या? ये 4 पार्ट डायग्राम बनाने ही बनाने आपको। स्टोमाटा में तो कुछ भी कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं है, ये आसान होता है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, डिस्क्राइब द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर बोला है डाइजेस्टिव सिस्टम बनाओ, इसके आपको 2 नंबर देंगे, और फिर बाद में आप जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का डाइजेशन समझाओगे इंटेस्टिनल जूस के द्वारा, उसमें आपको और 2 नंबर दे देंगे। अब बात करते हैं सर यहाँ पे कि ये रहा हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने के बाद एक आध लाइन ऐड कर दो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, इसोफेगस, ओके,
टंग, देन स्टोमक, जे लाइक स्ट्रक्चर स्टोमक, स्टोमक के बाद पेनक्रियास, है ना, लीवर, एज वेल एज स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और जहां से सुबह सुबह सब निकाल देते हो एनस, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, पर ये भी याद रखना गॉल ब्लैडर होता है, डायफ्राग्राम आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, गॉल ब्लैडर को जरूर वो करना क्योंकि उसके अंदर ही बाइल स्टोर होता है। हु स्टोर्स बाइल? तो भैया गॉल ब्लैडर। बाइल को स्टोर कौन रखता है? गॉल। पर उसको बनाता कौन है? सिक्रीट कौन करता है? रिलीज कौन करता है? रिवल। तो सिक्रीट वर्ड आ जाए तो लिवर, स्टोर वर्ड आ जाए तो गॉल ब्लैडर, याद रखिएगा इसको, ट्रू और फॉल्स में घुमा के पूछता है। तो सर पहले स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन बता दो भैया, सिंपल है भैया, जैसे ही फूड स्टमक से निकलता है सीधा कहां जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के पहले ठीक ऊपर कुछ प्रोसेस होती है ना, इन द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम कहते हैं ड्यूडोनियम। इसमें क्या होता है सर? तो सर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल जूस जो होता है रिसीव करता है लिवर से। लिवर ने क्या किया? सिक्रीट किया बाइल जूस। सिक्रीट यानी रिलीज किया, किसने किया? लिवर ने किया। लेकिन सर स्टोर किसने किया था? गॉल ब्लैडर ने किया था। सर लिवर के अंदर क्या सर? बाइल जूस है। पैनक्रियास ने क्या रिलीज किया? पैनक्रियाटिक जूस। और जी बाइल जूस का एक्शन क्या होता है? जी बाइल जूस के एक्शन से ही तो होता है सर सब कुछ। जो फैट के लार्जर ग्लोब्यूल होते हैं वो स्मॉलर ग्लोब्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जाके लाइन पढ़ ले, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कमेंट करके बता देना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं भैया? जहां लार्ज फैट जो होते हैं उसको कन्वर्ट करके स्मॉल ग्लोब्यूल्स बनाया जाता है। टेक्स्ट बुक पढ़ना और कमेंट कर देना, कमेंट कर देना, मां कसम दे रहा हूं कि लार्ज फैट को, लार्जर फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे फैट में कन्वर्ट करता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हिंट चाहिए तो अभी से दे देता हूं, ई से कुछ नाम होता है, ई से कुछ नाम होता है, अब तो तू ढूंढ ले। आगे बात करते हैं सर यहाँ पे कि पेनक्रियास क्या करेगा जी? पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा, उनका गेम अलग है जी, है ना। वहां पे ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन तोड़े प्रोटीन, लिपेज, डाइजेस्ट फैट, तो उसका जी काम अलग है। अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के एक्शन की। जी स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा सर? इंटेस्टिनल जूस रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? इंटेस्टिनल जूस। सर इंटेस्टिनल जूस रिलीज करेगा। इस इंटेस्टिनल जूस के अंदर होता क्या है जी? कन्वर्जन होता है। सर किसका कन्वर्जन होता है? हाईलाइट करके दे दिया जी पाजी आपको। क्या चाहिए जी? प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट जी कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। अच्छा बॉडी में फैट है सर, उसे कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड्स या तो ग्लिसरॉल में। इसके अलावा जैसे जैसे फूड आगे जाता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो बहुत बड़ी है, ठीक है। हाँ विली होता है उसके अंदर, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन विली है, वो सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है ब्लड के थ्रू। मतलब क्या होता है, उसका कनेक्शन ब्लड में ज्यादा होता है। तो आपका जो भी अच्छा फूड, एब्जॉर्ब फूड है ना, वो ब्लड के थ्रू आपके सेल में चला जाता है। ओके, तो इस तरह से डाइजेशन की प्रक्रिया अंत हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। दैट्स व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज द कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन जी, ऐसा कहा जाता है। इतना लिख के आना है जी आपको, इतना लिख के आना है। क्या पूछा भैया? क्या नेसेसरी कंडीशन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए? भैया प्लांट कर रहे थे, ग्रीन बैक्टीरिया कर रहे थे। फिर ये भी बोल रहे हैं बताओ बाय प्रोडक्ट क्या आ रहा है? बताओ बाय प्रोडक्ट क्या आ रहा है? सिंपल सी बात है जी, CO2 की प्रेजेंस में सर पानी चाहिए था, है ना सर, सनलाइट चाहिए है। सनलाइट के साथ साथ सर ये प्लांट कर पाते हैं, ग्रीन प्लांट या बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास वरदान है। वरदान का नाम क्या है जी? क्लोरोफिल। क्या नाम है जी? क्लोरोफिल। सर क्या बन गया था इसके बाद जी? ग्लूकोज बन गया था जी, ग्लूकोज बन गया था। बाय प्रोडक्ट क्या था? ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ग्लूकोज तो फूड है सर, बाय प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट तो ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के साथ कौन निकला सर? ऑक्सीजन निकला सर, ऑक्सीजन निकला। सिंपल सी बात है, इतना सा लिख देंगे जी, लिख दो जी, लिख दो। फिर क्या पूछेगा भैया? म्यूकस और पेप्सिन का बता दो भैया, क्या काम है गैस्ट्रिक जूस में, बता देते हैं, कोई चिंता नहीं जी। तो भैया प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, लाइट एनर्जी चाहिए ही चाहिए, सनलाइट तो होनी चाहिए, उसके बिना नहीं होगा सर कुछ भी। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा। ALC, CLC, RCC, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, पूरा मत लिखना पर समझ जाओ उसमें से। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये होता ही है, लेकिन बाय प्रोडक्ट कौन है जी? ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट इन सच अ काइंड ऑफ न्यूट्रिशन जी। आगे बात करते हैं कि भैया म्यूकस का और जी पेप्सिन का क्या रोल है जी? बिल्कुल सिंपल रोल है जी। क्या बोल रहा है जी यहाँ पे कि भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, बराबर, इट क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, बराबर, बैक्टीरिया को किल करना एसिडिक मीडियम में क्रिएट कर देगा, है ना। फिर क्या करेगा सर? म्यूकस जो है इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक है, जो उसकी खुद की ओन सिक्रीशन से उसको प्रोटेक्ट करता है ना, क्योंकि सर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये सब आपको लिखना है उसके अंदर जाके। इसके अलावा सर क्या होता है सर? पेप्सिन बनता कैसे है? तो सर ऑब्वियस ही बात है, पहले पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? कन्वर्ट करता है इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजन को, किसमें कन्वर्ट कर देता है? पेप्सिन में, बराबर। पेप्सिन में कन्वर्ट होकर क्या होता है सर? कैन डाइजेस्ट प्रोटीन। ये क्या डाइजेस्ट कर सकता है? प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकता है सर, प्रोटीन के लिए ही आता है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कई बार कि एसिडिक मीडियम में कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? तो सर पेप्सिन है ना। तो सर अगर यहाँ पे मैं बोलूं तो पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बिना ये सब नहीं हो सकता। तो ये इतना आपको लिखना है जी इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं जी। बोला है व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट हेड? भैया डिस्पर्जन है भैया, टीचर बोल देता है डिस्पर्स, निकल जाओ जी, निकल जाओ, डिस्पर्स हो जाओ, भग जाओ सब। तो होता क्या सर? कुछ नहीं जी, न्यूटन जी ने पहली बार इसको बताया था।
एक मार्क में आ सकता है। आइजैक न्यूटन जी को याद कर लो भाई, मस्त आदमी था यार, मस्त आदमी था। इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा एक दिन में, बड़ा बड़ा इनसे, इनके चरित्र से बड़ा प्रभावित हूं मैं। क्योंकि जी सोलर स्पेक्ट्रम का अगर आपने नाम सुना हो, सोलर स्पेक्ट्रम, सोलर मतलब क्या होता है जी, सन, सन स्पेक्ट्रम मतलब क्या है जी, आगे बता रहे हैं। व्हाइट लाइट को जैसे ही इन्होंने प्रिज्म में मारा तो उन्होंने देखा 7 रंगों का जो बैंड है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, द बैंड ऑफ 7 कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। क्या बोला इन्होंने उसे, स्पेक्ट्रम। और सर इस घटना को रे ऑप्टिक्स में, आप जो फिजिक्स के अंदर ये अलग अलग जो पढ़ते हो ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इसको रे ऑप्टिक्स की भाषा में, फिजिक्स की भाषा में हम बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं जी, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन किसका हुआ, व्हाइट लाइट का। एक टाइप का डिस्पर्जन भैया डिवीजन है। डिस्पर्जन क्या है जी, डिवीजन है। किसका डिवीजन है जी, व्हाइट लाइट का। भैया 7 रंगों की, 7 रंगों को याद कैसे करेंगे, विबग्योर मेमोनिक है जी, विबग्योर मेमोनिक है जी, ऐसे मत लिखना, ये लो अच्छे से लिखना है अभी एग्जाम में जाके। ये रहा, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कॉन्सेंट्रेशन कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। बिल्कुल टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज है जी, पढ़ लेना जाके। आ जाओ आगे आ जाओ। अब बोला है कि भैया कैसे हुआ डिस्पर्जन। भैया सिंपल सी बात है, मस्त जाए कि एक कार्डबोर्ड ले लो जी। क्या ले लो जी, एक मस्त प्यारा सा थिक शीट कार्डबोर्ड ले लो, उसके अंदर एक छोटा सा होल कर दो और टाइम दो कि वहां से क्या पास हो, सनलाइट पास हो। जैसी उस छोटी सी जगह से सनलाइट पास होगी, जैसे आपको यहाँ मैंने दिखाने की कोशिश की, जैसी सनलाइट पास हुई, जैसी पास हुई उसके एक आधे सरफेस पे उसको पास होने दो सनलाइट को। जैसी वो प्रिज्म के एक आधे सरफेस पे वो सनलाइट जो है वो जाती है, बराबर, तो उसके दूसरी तरफ से दिखते हैं भैया 7 अलग अलग कलर जो है वो अपीयर होने चालू हो जाते हैं। अगर आपने स्क्रीन रखी है तो उस पर भी दिखेंगे, अंधेरा कर दोगे तो उस पर भी दिखेंगे, हो सकता है व्हाइट पेपर रख दो जी। लेकिन सीखने वाली बात क्या है कि ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा जी आपको इससे, ऑब्जर्वेशन ये मिलेगा कि सर यहाँ पे जो बैंड ऑफ 7 कलर आया उसमें सबसे ज्यादा मुड़ना किसका हुआ जी, वायलेट का। यदि आप दबोगे तो लोग आपको दबाएंगे, लोग आपके नहीं, लोग आपको दबाएंगे। ठीक है, तो लोग आपको जो दबाएंगे, यहाँ पे जो वायलेट है, बराबर समझ जाइए उसको, जो वायलेट है वो कलर भैया ज्यादा डेविएट होता है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम है ना, देखो दिख भी नहीं रहा है, वायलेट कलर जो है भैया यहाँ पे वायलेट कलर है वो लाइट मैक्सिमम डेविएट होती है। अच्छा, जिसको ज्यादा दबाया जाता है मतलब उसकी ताकत कम है, ताकत कम है, ताकत क्या होता है, ऐसे बाजुएं होती है ना, बाजुएं बन रही है, मतलब क्या बन रही है, वेव बन रही है जी। इसका मतलब क्या है, जो वायलेट लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ काफी कम है। इसके कंपेयर में रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो काफी ज्यादा है, इसके लिए जल्दी से उसको कोई मुड़ा नहीं पाता, तो उसका डेविएशन काफी मिनिमम है। डेविएशन माने मुड़ना, उसका मुड़ना काफी कम है। देखो बहुत ही कम मुड़ रही है रेड वाली, पर देखो वायलेट वाली बहुत ज्यादा मुड़ रही है ना। तो सर यहाँ पे हमने ये चीजें पढ़ी कि भैया क्या है रीजन डिस्पर्जन का, सिंपल सी बात है सर, व्हाइट लाइट कंपोज है 7 रंगों की, बराबर। ऑल 7 कलर्स फॉर्म व्हाइट लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ होती है, पर सबसे सबसे कम वेवलेंथ किसकी है जी, सबसे कम है भैया वायलेट की, सबसे कम किसकी है जी, वायलेट की, सबसे मैक्सिमम किसकी है जी, रेड की, याद रखिएगा इस बात को। अब बात करते हैं सर, द स्पीड ऑफ ईच कलर ऑफ द लाइट इज डिफरेंट। भैया वेवलेंथ डिफरेंट है तो स्पीड भी डिफरेंट होगी। इसके अलावा सर व्हाइट कलर कमिंग आउट फ्रॉम द प्रिज्म अपीयर्स एज अ बैंड ऑफ 7 कलर, है ना भैया, जो बैंड ऑफ 7 कलर दिख जाता है व्हाइट लाइट मारते हो, तो ये सब नहीं पढ़ा, इतना आपको जो लिखना है जाके एग्जाम में। अब आया भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भैया, इतना इजी क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते। आप सोचो कितना इजी हो रहा है आपका बोर्ड यार, डर रहे हो तुम लोग, क्यों डर रहे हो, इतना सिंपल और इतना इजी क्वेश्चन पूछा है भैया। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, पान के गल्ले पे जाओगे, पान के गल्ले वाले पान के गल्ले जैसी बातें करेंगे, सिगरेट की, सुट्टे की, आलतू फालतू चीजों की। स्टॉक मार्केट की बातें करेंगे भैया बॉम्बे में जाओगे तो, है ना, दलाल स्ट्रीट पे। तो मेन चीज क्या है, आप जहां रहते हैं उस जगह का बड़ा प्रभाव होता है। तो भैया ऐसी जगह, जगह माने रीजन, ऐसा रीजन जहां मैग्नेटिक फोर्स का भैया ज्यादा प्रभाव है ना, ऐसा रीजन जहां मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है उसका प्रभाव आप फील कर सकते हैं अगर आप मेटल है तो। एग्जांपल तो समझिए, जहां मैग्नेटिक फोर्स का प्रभाव फील कर सकते हैं, ऐसी फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड जी। और इस फील्ड को बताने वाली कौन होती है जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखिए बड़ा ही सिंपल है सर, यहाँ पे द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन व्हिच देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्जन, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्जन। भैया ग्रुप में गए तुम, तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप क्या, मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा उस मैग्नेटिक फील्ड में, सर उस मैग्नेटिक फील्ड में या तो अट्रैक्शन होगी, हमको जानने में मजा आएगा बार बार, अगर हमारी उड़ा रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो रिपल्जन होगा, हम उनसे दूर हो जाएंगे, क्यों जाना है, बेइज्जती हुआ जाना नहीं, सीधी बात है। अब बात करते हैं सर, यहाँ पे यूजिंग मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस से आप इसको देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो होती है, पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को पहली बार इस डायग्राम में बताया गया आपके टेक्स्ट बुक में, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना। सबसे पहले क्या किया, बार मैग्नेट रखा, उसके ऊपर आयरन फील्डिंग डाल दी, है ना, फिर ऐसे कार्डबोर्ड को टक टक ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे मारेंगे तो भैया ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएंगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अरेंज हुई है, जो आयरन फीलिंग्स की वजह से जो यहाँ पे अलाइन हुई है, बराबर, ये सर ये एक फोर्स की वजह से हुई है, और ये फोर्स को कौन बता रही है जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी अगर सर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, तो वो फोर्स कहां कहां लग रही है उसको शो करने का जो तरीका है, उसको जो शो कर रही है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके जी, समझ आ गया।
दूसरा क्वेश्चन पूछा था ड्रॉ डायग्राम शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट के अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना के बताओ। टेक्स्ट बुक से उठाया डायग्राम, सिंपल है। नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, 2 वीडियो में यही पढ़ा सर। नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, अंदर क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, अंदर तो बताना ही नहीं, बस इस तरह से बता दो। पर याद रखना, हो सके वहां तक इंटरसेक्ट मत कर देना। इंटरसेक्ट कर दिया, गलती कर दी भैया, 2 मार्क फ्री के हैं, चुम्बी मार्क है, एकदम ऐसा चुम्बन करके मार्क्स मिल जाएंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड, भैया फिर से चैप्टर 13 समझिए, एक पैटर्न को समझिए आप। चैप्टर 13 का हर लास्ट क्वेश्चन मिलेगा, स्किप मत करिएगा भैया, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है भैया, कुछ भी स्किप मत करिएगा प्लीज, होमवर्क करिए, ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन है सर यहाँ पे, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड, सर ओजोन कैसे बना, ओजोन के बारे में बताइए, सिग्निफिकेंस बताइए कि भैया कहाँ पे है वो। भैया देखिए, जब प्लेन उड़ता है, ये जब आप आपके लेवल अर्थ के लेयर की बात करते हैं तो बहुत सारे लेयर होते हैं, आपने एसएस में से पढ़ा होगा, एटमोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, है ना, ये बहुत सारे लेयर है हमारे अर्थ के। तो सर ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर का जो बेल्ट है वो स्ट्रेटोस्फियर में पाया गया। कहाँ पाया गया, स्ट्रेटोस्फियर में। सर ये बना कैसे, तो देखो ये थियरी आप लिख देना, पर बना कैसे उसको मैं समझा रहा हूँ। सिंपल सी बात है सर, हमारे एटमोस्फियर में कौन सा है सर, ऑक्सीजन गैस है जी ऑक्सीजन गैस पे हुआ क्या, हार्मफुल यूवी रेडिएशन आती है, इस तरह से एच में लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसको म्यू बोलते हैं। तो हम सन की हार्मफुल रेडिएशन आ रही है, तो ऑक्सीजन के पार्टिकल टूट रहे हैं, अलग हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं जी, अलग हो रहे हैं। अब जैसे ये पार्टिकल अलग होते हैं, उनके नीचे ही ऑक्सीजन गैस होती है, मतलब ऊपर एक आधा ओ अलग हुआ और उसके नीचे ही फ्री ऑक्सीजन गैस अवेलेबल है, मतलब एक आधा ऑक्सीजन यहाँ का टूटा, लेकिन ठीक उसके नीचे क्या मिली उसको, O2 गैस दूसरी मिल गई। तो सर O1 प्लस O2 जी 1 प्लस 2 तो क्या होता है जी 3 होता है। जिस इस O3 गैस को ही तो सर हम बोलते हैं ओजोन, क्या बोलते हैं, ओजोन। सिंपल है भैया, कैसे बन गई, सिंपल है, सिग्निफिकेंस बता दिया आपको। अब बात करते हैं सर सिग्निफिकेंस में और क्या है सर, ओजोन शील्ड करता है सर, है ना, चिल्ड नहीं करता, शील्ड करता, कवच की तरह है, नहीं दिख रहा फिर भी कवच की तरह है ना। ये कवच क्या कर रहा है सर, हमको सन की हार्मफुल रेडिएशन से बचा रहा है। अब भैया पहले के टाइम पे जो देखो मुझे पता है, देखो जैसे मेरे अंदर भी जो चीजें भरी हुई है वो निकल रही है, आपके अंदर भी निकलेंगी। आपको ये पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ये सब हुआ था, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है उसकी वजह से ओजोन में होल पड़ रहे हैं, उसका लेयर डिप्लीट हो रहा है, आपको पता है, पर मत लिखो, नहीं है जरूरत, ठीक है। एक आधी लाइन ऐड करने का मन हो तो कर देना कि ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड बाय द एक्सेसिव यूज ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन डॉट डाई, अपन दिखाने के लिए लिखना हो तो लिख देना एक आधी लाइन, कोई चिंता नहीं, पर ये याद रखना एक्सेस कंटेंट नहीं लिखना है, आपको मेन कंटेंट पे फोकस करना है। ओजोन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब शॉर्टर वेवलेंथ यूवी रेज व्हिच आर हार्मफुल टू ऑर्गेनिज्म, दिस इज प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन अर्थ, हमारी लाइफ भैया ये प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा था आपको, एक और क्वेश्चन पूछा था कि भैया इनमें से क्लासिफाई करो, चुन चुन के बताओ कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो पच जाएगा, सिंपल सी बात है। बायोडिग्रेडेबल में वर्ड आता है बेटा बायो, बायो वर्ड से जुड़ा है बेटा आपका ऑर्गेनिक, क्या जुड़ा है जी, ऑर्गेनिक। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा वो केमिकल सब्सटेंस होगा जी, इनऑर्गेनिक, क्या होगा, इनऑर्गेनिक, है ना। तो उसके अंदर हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हो, जो भी फूड बचा है उसको गाय को खिला देते हो कि नहीं खिला देते हो, उससे उसको नुकसान होता है जी, नहीं होता है, नहीं होता है, तो मतलब वो क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल, क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल। आयरन का स्क्रैप, आयरन का जो स्क्रैप है, बराबर, आयरन, आयरन सर एलिमेंट है ना, आयरन का स्क्रैप है, आयरन का भंगार है, आयरन का कचरा है, रस्ट है, केमिकल लग चुका है उसके ऊपर, तो ये क्या हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसके अलावा सर पॉलीथीन, भैया ना बोल रही है एमसी, ना बोल रही है भैया, मत यूज करो, मत यूज करो, गलत है भैया, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सालों सालों तक कुछ होता नहीं है उस प्लास्टिक को, नेचर में रह के आपके वो नेचर को तबाह करती है, एक बार जरा पढ़ना है चैप्टर को आइडिया आ जाएगा। फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, है ना, फ्रूट और उसके जो कचरे होते हैं जी, बिल्कुल ऑर्गेनिक है जी, बिल्कुल बायोडिग्रेडेबल है, कोई चिंता नहीं। तो 2 बायोडिग्रेडेबल, 2 नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये रहा आपका इसका आंसर। आयरन, स्क्रैप और पॉलीथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। आई होप आपको मैंने जो भी समझाया समझ आ गया होगा, है ना। कोई एक आध जगह पे अगर मैं फंबल कर गया, अटक गया, तो मुझे बताइएगा कि कहाँ पे मुझे थोड़ा और एक्सप्रेस करने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अंडरस्टूड। तो बच्चों मिलते हैं आप सभी से, है ना। अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं कि सर क्या ला रहे हो अपडेट, क्या नवी जूनी चल रही है सर जी, यस सर को फॉलो कर लीजिए, अरे यस सर, है ना भैया। सोच बहुत बड़ी रखनी है हमें। आप सोचो इस समय पे, अभी जो मैं यहाँ स्टूडियो पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, संडे का दिन है हमारा, और इस संडे के दिन में अगर आप नोटिस करोगे अभी जो टाइम हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देख पाओ, इट्स 21:34, 21:34 का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो ये आसपास 9:30 बज रहे हैं करीबन। अब मैं 5 बजे से लेके आया था, 9 बज गए मुझे अभी इसमें, ओके। तो मतलब जो लड़ाई है वो हमें अकेले ही लड़नी है, आप समझिए। जब पैदा आप अकेले हुए थे, आपका वो
फादर का जो वाई एक्स क्रोमोसोम जो भी है, वो जब पहली बार वो एग में हिट हुआ था, तब से जाइगोट आप इस दुनिया में बन के आए थे, तब से आप अकेले थे। ठीक है, तब सोचो तो आप ऐसा अज्यूम करना ही मत कि कोई आपके साथ खड़ा होगा, आपका दोस्त हो या कोई भी हो, ठीक है, जो आपको अच्छे लगे। नहीं, नो वन इज गोइंग टू लव यू, बराबर, हर कोई मतलब के लिए जुड़ा हुआ है, मान लो इस बात को। ठीक है, और पढ़ते रहो आगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारी चैनल को प्यार दे देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हमारी प्यारी सी एडुकेट फाउंडेशन चैनल को दबा के लाइक दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट कंटेंट पेपर 4 सेक्शन डी पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जागते रहिए, मेहनत करते रहिए। टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।